आज कक्षा 10 में गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा खंड ख इकाई में हम जल पाठ पढ़ेंगे। मैं अर्चना शर्मा आपको जल पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसके अंतर्गत स्रोत और उपयोगों के बारे में आज हम जानेंगे। जल, ऑक्सीजन के बाद जल ही एक ऐसी प्राथमिक दूसरी इकाई है जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य कुछ सेकंड के बाद अपना जीवन खत्म कर देता है। उसके बाद जल के बिना हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो हमारा जीवन समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। इसलिए जल हमारे लिए वायु के बाद दूसरी प्राथमिक आवश्यकता है। पृथ्वी पर जल 3/4 भाग जल का है। एक मनुष्य के शरीर में 65 से 75% जल ही होता है। जल ऑक्सीजन के बाद दूसरी इकाई है, जैसे कि हमने अभी आप पढ़ा है। जल एक यौगिक है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए जल का रासायनिक सूत्र है हाइड्रोजन H, जिसको वैज्ञानिक की भाषा में हम H के द्वारा संबोधित करते हैं, और ऑक्सीजन को हम वैज्ञानिक भाषा में O के द्वारा पढ़ते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O मिलकर जल बनता है। तो जल का रासायनिक सूत्र हुआ H2O। H हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल को हम बहुत सारे कार्यों में बहुत तरह से उपयोग करते हैं। जैसे हम जल का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं घर में, अपने जीवन में। जल को हम पीते हैं, उसके साथ साथ हम उसको घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं। कैसे? जैसे खाना बनाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, वस्त्र निर्माण करने में। इस प्रकार हम घरेलू रूप से कैसे कैसे जल को प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि गृह विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं रसोई की बात करती हूँ। रसोई में हम कितना अधिक जल का उपयोग करते हैं। भोजन बनाने से लेकर, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हम जल का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। जैसे सुबह सबसे पहले उठते ही हमें पानी की आवश्यकता होती है। हम वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सभी प्रकार से पानी का इस्तेमाल करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारी रसोई में खाना बनाने के लिए, बर्तनों को धोने के लिए, सफाई करने के लिए, इन सभी के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हम जल का उपयोग करते हैं। औद्योगिक रूप कौन कौन से उद्योग हैं? जैसे हमारा कागज़ बनाना, वस्त्र निर्माण करना, इन सब में बहुत अधिक जल का उपयोग होता है। कागज़ बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम औद्योगिक रूप में जल का कितना उपयोग कर रहे हैं। कृषि, सिंचाई के लिए पहले हम सिर्फ वर्षा पर ही सिंचाई के लिए निर्भर रहते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक उन्नति से हमने कृषि में विभिन्न प्रकार से सिंचाई के अन्य साधनों में जल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। व्यापार में इसी तरह से हम व्यापार में जल का उपयोग करते हैं। बिजली उत्पादन, इन सभी कार्यों के द्वारा हम जल को उपयोग करते हैं। इसके बाद जल का शुद्ध होना। कैसे पता चलता है कि जल शुद्ध है? एक शुद्ध जल की क्या पहचान है? शुद्ध जल स्वाद रहित होता है। हम सभी पानी पीते हैं। क्या हम बता सकते हैं कि पानी का स्वाद कैसा है? टेस्ट, आपको क्या पानी के अलग अलग टेस्ट आते हैं? इसमें फ्लेवर होता है? नहीं। तो शुद्ध जल है स्वाद रहित, उसका कोई स्वाद नहीं होता है, गंधहीन होता है। शुद्ध जल में किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती है। यह
गंधहीन होता है। उसके बाद रंगहीन, जल का अपना कोई रंग नहीं होता। आप ऐसा तो नहीं है कि आपने देखा है कि नीले रंग का जल है, जैसे हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में हम जल में नीले रंग का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने वास्तव में नीले रंग का पानी देखा है? नहीं, क्योंकि जल का अपना कोई रंग है ही नहीं। इस प्रकार जल रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। यही शुद्ध जल की पहचान होती है। इसके विपरीत हम अशुद्ध जल जब देखते हैं, अशुद्ध जल का रंग होता है। आप जैसे शुक्रताल जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, आप वहाँ पर देखते हैं कि गंगा जी का पानी जो है वो पीले रंग का है। या आप प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि पानी का रंग हरा हरा सा है। क्यों? ये जल की अशुद्धि के कारण होता है। जब जल में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तब रंग इसका बदल जाता है। वहाँ पर यह हमें पीले, हरे, नीले रंग का दिखने लगता है। तो शुद्ध जल गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। अशुद्ध जल का स्वाद भी होता है। आप किसी और स्टेशन पर जाते हैं तो आप कहते हैं वहाँ का पानी खारा था, वो पानी पीने में आपको थोड़ा कड़वा लगा या खारा लगा, तो वो जल की अशुद्धि के कारण ही आपको उसका टेस्ट लगता है, क्योंकि जल का अपना कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अशुद्धि मिल जाने के कारण वह आपको उसका टेस्ट बताने लगता है। जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल, जैसे अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक पे बात की थी कि शुद्ध जल को ही हम मृदु जल कहते हैं। और दूसरा होता है कठोर जल। मृदु जल मैदानी इलाकों पर अधिक पाया जाता है और कठोर जल पहाड़ी इलाकों पर मिलता है। मृदु जल साफ होता है, शुद्ध होता है और कठोर जल अशुद्धि मिला हुआ होता है। यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। इसके विपरीत कठोर जल जो है उसका टेस्ट भी होता है, कलर भी होता है। इस प्रकार से मृदु जल और कठोर जल में दोनों में अंतर होता है। जब हम मृदु जल के साथ साबुन, सोडा इस्तेमाल करते हैं तो यह साबुन सोडा इस मृदु जल के साथ मिलकर झाग बनाता है, जबकि जो कठोर जल है वो इसके साथ मिलकर झाग नहीं बनाता है। इधर मृदु जल का उपयोग हम खाना बनाने, कपड़े धोने आदि में इस्तेमाल करते हैं, जबकि कठोर जल से हम भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि यह भारी होता है। अगर हम इसमें भोजन पकाते हैं तो वह भोजन जल्दी से नहीं गलता है। और अगर हम इसको कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं तो जो कपड़ों की चमक होती है, कपड़ों में पीलापन आ जाता है। सफ़ेद या सूती कपड़ों में जो है सफ़ेदी नहीं रहती, वो उसकी प्राकृतिक चमक को ख़त्म कर देता है कठोर जल। तो मृदु जल को हम उपयोग में ला सकते हैं और कठोर जल को हम उपयोग में नहीं लाते। अब कठोर जल इतना अधिक मात्रा में है, अगर हम इसको अपने घरेलू उपयोग में नहीं लाते तो हम इसको क्या करें? क्या ऐसे ही वेस्ट कर सकते हैं? नो, इसका उपयोग हम कर सकते हैं औद्योगिक में, कृषि में, व्यापार में, बिजली उत्पादन में हम इसका उपयोग करते हैं। कृषि में हम इसका उपयोग कर सकते हैं और औद्योगिक में, क्योंकि उद्योग में हम जल की एक बहुत बड़ी मात्रा को इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कठोर जल का उपयोग हम औद्योगिक में करते हैं। इसके बाद आता है जल प्राप्ति के विभिन्न स्रोत। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम जल प्राप्त करते हैं? सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत। जिन प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा हमें जल प्राप्त होता है उसमें सबसे पहला स्थान है वर्षा का। जैसे अभी वर्षा का मौसम है, आप देख रहे हैं कि तेज बारिश आ रही है। इस प्रकार बारिश के द्वारा हमें वर्षा के द्वारा शुद्ध जल और प्राकृतिक जल प्राप्त होता है। यह जल सबसे अधिक शुद्ध होता है। इसके बाद नदियाँ, तालाब, झरने, कुएं आदि। वर्षा के रूप में जब हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है और जब वह वर्षा का जल पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर आते आते उस शुद्ध जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, जैसे धूल, मिट्टी,
और प्रदूषण के बहुत सारे कण वह जल में मिलकर जल को अशुद्ध कर देते हैं। जब वर्षा का जल आपने देखा है किसी गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, तो इस प्रकार हम वर्षा के जल को स्टोर करके रखते हैं जो शुद्ध रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन यह भी प्रकृति का ही वो है कि पृथ्वी पर आते आते वह शुद्ध जल धूल मिट्टी मिलकर प्रदूषित हो जाता है, तो हमें उसे शुद्ध करना होता है। वर्षा का जल पहाड़ों पर जमी बर्फ का जल जब पिघलता है तब वह नदी का रूप ले लेता है। आपने देखा होगा पहाड़ी स्थानों पर बर्फ जमी रहती है, जब वह बर्फ पिघलकर मैदानी इलाकों में आती है तो वह नदी के रूप में मैदानी इलाकों पर आती है और हमें नदी का जल प्राप्त होता है। इसके बाद कुएं, भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। हम सभी जानते हैं जब हम छोटे थे हमारी दादी हमें बताती हैं कि एक पाताल लोक है। जी हाँ, ये सत्य है। पाताल लोक का जल प्राप्त करने के लिए हमें कुएं खोदने होते हैं और इन कुओं खोदने को हम भूमिगत जल द्वारा प्राप्त करते हैं। कुएं 3 प्रकार के होते हैं, उथले कुएं, गहरे कुएं और पाताल तोड़ कुएं। आजकल कुएं देखने को नहीं मिलते हैं। पहले समय में इन कुओं के द्वारा ही जल को प्राप्त किया जाता था। या तो वर्षा पर निर्भर रहते थे या गांव में कुएं होते थे जिनसे हम पानी को निकालते थे और उसको उपयोग करते थे। तो इन कुओं को बनाने के लिए हमें भूमि को खोदना होता था और कुएं तैयार करने होते थे। तो जब हम भूमि को खोदकर कुएं तैयार करते थे तो 3 प्रकार के कुएं होते हैं। उथले कुएं, यह ज़्यादा गहरे नहीं होते। उसके बाद गहरे कुएं, यह कुएं बहुत ज़्यादा अधिक गहरे खोदे जाते हैं जिससे शुद्ध पानी प्राप्त हो सके। इसके बाद तीसरा पाताल तोड़ कुएं, इन कुओं को बहुत अधिक गहराई तक खोदा जाता है और पक्का बनाया जाता है। कुएं बनाते समय भूमि का निर्माण कैसे करना, ये सब कुछ जानकारी उस समय रखी जाती थी। उसके बाद कुएं तैयार किए जाते थे। कुएं बनाने के लिए ऊंचे स्थान को चुना जाता था जहाँ पर ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था। उसके ऊपर शेड बनाई जाती थी जिससे कि उसमें किसी प्रकार का कोई कीटाणु, जीवाणु, पक्षी या कचरा आदि ना गिरे, इसलिए उन कुओं को ढका जाता था। और पाताल तोड़ कुएं बहुत अधिक गहरे खोदे जाते थे जिसका रूप आजकल समरसेबिल ने ले लिया है। आजकल हम सभी अपने घर में समरसेबिल से परिचित हैं। यही पाताल तोड़ कुएं होते थे। आज समरसेबिल से पाताल तोड़ वाले कुओं का ही पानी आ रहा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। जब ये पाताल तोड़ कुएं होते थे तब यह दिखाई देते थे। ये बहुत अधिक गहरे होते थे, इनका पानी शुद्ध होता था, स्वच्छ साफ होता था, जो कि आज समरसेबिल के रूप में हम अपने घरों में उपयोग कर रहे हैं। अब कुएं जब बनते थे तो उसमें इतनी सारी अशुद्धियाँ मिलना स्वाभाविक है क्योंकि हम कुएं को ढक नहीं सकते। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, उसके लिए पोटेशियम परमानेंट का उपयोग किया जाता है और बहुत सारी दवाइयाँ जो पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे लाल दवा के बारे में आपने जाना होगा, घर में आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि लाल दवा के बारे में दादी बताती हैं कि पानी में लाल दवा डाली गई है, आज पानी थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दो। बड़े शहरों में यह सब लाल दवा के द्वारा पानी के शुद्धिकरण का कार्य होता है। इसके बाद जल प्रदूषण, जब हमें प्रकृति द्वारा शुद्ध जल प्राप्त होता है लेकिन प्राकृतिक रूप से और मनुष्य के स्वभाव के कारण जल प्रदूषित हो जाता है, तब जल प्रदूषण होता है। जब जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं वहाँ पर जल प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषित किस किस कारण से होता है, तो ये भौतिक कारण भी होते हैं, रासायनिक कारण भी होते हैं। भौतिक कारण, कौन से ऐसे भौतिक कारण होते हैं जिनके कारण जल
अशुद्ध हो जाता है। देखिए, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो वो जल को अशुद्ध कर देते हैं। उसके बाद घर में हम घरेलू जल को इतना इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब हम उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिला देते हैं। सपोज़ हमने चाय बनाई, चाय पत्ती का पानी, बर्तनों की जूठन का पानी, कपड़े धोए हैं तो उसमें साबुन मिला है, क्षार मिला है, तो उस पानी को हम नाली में डाल देते हैं जहाँ पर वह अशुद्ध हो जाता है। और उसके बाद वह पानी नाली के द्वारा नालों में, नालों के बाद तालाबों में और इस प्रकार से नदियों में मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार से जल को प्रदूषित करता है। जब हम साबुन के द्वारा नहाते हैं तब वह जल वहाँ पर अशुद्ध होता है। जब हम रसोई में बर्तन धोते हैं साबुन के साथ, हम बहुत सारे रसायनों का उपयोग अपनी रसोई में, बाथरूम में करते हैं जो जल में मिलकर जल को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार हमारे उद्योग में भी बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जल के साथ, और जो जल में मिलकर जल को अशुद्ध कर देता है और वह अशुद्ध जल नालियों, तालाबों, कुओं, नदियों द्वारा हमें हानि पहुंचाता है। घरेलू स्तर पर जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय। हम घर में इतना सारा पानी इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन से उपायों का इस्तेमाल करें जिससे कि हम इन उपायों के द्वारा जल को नष्ट होने से बचा सकें। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जल को ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। अगर हमारी कोई टैप खराब हो रही है तो हमें उसे सही कराना चाहिए। पानी को स्टोर करके रखना चाहिए। जब बारिश आती है तो बारिश के पानी को भी हमें स्टोर कर लेना चाहिए और फिर उसको शुद्ध करके उपयोग में लाना चाहिए, जिससे कि हम जल को नष्ट होने से बचा सकते हैं। और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा हम जल को नष्ट होने से बचा सकते हैं? स्टोर करके। उसके बाद जब हम अपने वाहनों को धोते हैं, स्कूटर, गाड़ी, स्कूटी, साइकिल आदि को हम धोते हैं तो हम टैप खोल देते हैं और पाइप लगाकर अपने व्हीकल्स को साफ़ करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें जल को बचाना है। और जल बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गीले कपड़े से बाल्टी में पानी लेकर अपने व्हीकल्स को धोना चाहिए। उसके बाद जब हम कपड़े धो रहे हैं, बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो उस समय भी हमें बकेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? टैप खोल देते हैं और उसके बाद पानी को इस्तेमाल करते रहते हैं और पानी निरंतर चलता रहता है। जो काम हमारा 1 बाल्टी पानी में हो जाना था उसके लिए हम 4 बाल्टी पानी बहा देते हैं। कितना दुरुपयोग यहाँ पर हम जल का करते हैं, तो हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और इस प्रकार जल को बचाना चाहिए। बच्चे के अंदर छोटेपन से ही हमें इस आदत को डालना चाहिए, जिससे कि उसे शुरू से ही जब इस चीज़ का ज्ञान होगा तो बड़े होने तक वह उसके व्यवहार में आ जाएगा। और जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा तो वह अपनी आगे के आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में समझाएगा और उसकी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग अच्छे से कर पाएगी। आज हम पानी को इस शहर में अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे कुछ राज्यों में जल की इतनी कमी है कि वहाँ पर जल खरीदना पड़ता है। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आप यहाँ से दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर आपको पानी खरीद कर पीना पड़ता है, जबकि पानी एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें प्रकृति से मिलता है, फ्री का है। लेकिन इसको हम जब बाहर दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं तो हम 100 रुपये खर्च करके पानी पी जाते हैं। तो हमें इस अमूल्य निधि को बचाना चाहिए। त्वचा के रोगियों के लिए गंधक युक्त जल बहुत अधिक लाभकारी होता है। गंधक का जल, आपने मसूरी के नाम से सभी परिचित होंगे। मसूरी में झरना है जहाँ पर गंधक युक्त जल बहता है। आज क्योंकि प्रदूषण के कारण उसकी मात्रा धीरे धीरे बहुत अधिक कम हो गई है।
पहले के समय डॉक्टर्स भी इसको सजेस्ट करते थे कि वहाँ से गंधक का पानी स्किन डिसीज़ के लिए यूज़ करें। गंधक का पानी स्किन डिजीज़ त्वचा रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। शरीर में जल की मात्रा, शरीर में जो जल के कार्य होते हैं, जैसे जल को तरल रक्त को तरल बनाना, रक्त को तरल बनाने का कार्य हमारे शरीर में जल का ही है। अगर हम जल को कम मात्रा में लेते हैं और हमारे शरीर में उसकी मात्रा घट जाती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले हेडिंग में बताया था कि 65 से 75% तक हमारे शरीर में जल ही है, और अगर हम इसको कम लेते हैं, हम कम पानी पीते हैं, तो हमारे शरीर में जल की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण निर्जलीकरण हमारे शरीर में हो जाता है, जिसको आप डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। डिहाइड्रेशन आपको हो जाता है। कैसे आपको पता चलता है कि डिहाइड्रेशन हो गया? आपकी जो स्किन है, त्वचा है, वो नीरस हो जाती है, उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है। जो आपके शरीर में रक्त है उसकी तरलता घट जाती है, रक्त गाढ़ा होने लगता है, जिसके कारण आपको बीपी की परेशानी होने लगती है। तो शरीर में जल की मात्रा घट जाने पर निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए हमें दिन में 7 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में हम विश्व जल दिवस मनाते हैं सभी साथ में 22 मार्च को। इसमें हम विद्यालयों के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा बताते हैं कि किस तरह से जल का उपयोग करें, जल को बचाएं, क्योंकि जल की मात्रा बहुत अधिक घटती जा रही है। वैसे तो पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है, लेकिन जो पीने योग्य जल है वह बहुत कम मात्रा में है। इसलिए हमें इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए, इसको नष्ट होने से अधिक बचाना चाहिए। इसके बाद जल को शुद्ध करने की बात करते हैं। जब हम जल को, जैसे वर्षा की जल को हमने स्टोर कर लिया है, तो उसे हम शुद्ध कैसे करेंगे? बहुत सारी घरेलू विधियों द्वारा हम जल को शुद्ध करते हैं। जैसे आजकल हम सभी के घर में आरओ लगे हुए हैं, आरओ के द्वारा हम जल को प्योरीफाई करते हैं। लेकिन पहले समय में आरओ नहीं थे, तो उस समय जल प्योरीफाई कैसे किया जाता था? जल को शुद्ध कैसे किया जाता था? उबाल कर। हम घर में जल को उबाल लेते थे और जब उसमें खद्दा लग जाता है उसको ठंडा करके छान लेते हैं। हम उबले हुए जल में देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उबला हुआ पानी मैंने इसमें लिया है, इसमें नीचे वाइट कलर की गंदगी बैठी हुई है। इसी प्रकार से हम उबले हुए पानी को जब लेते हैं, आप उसमें देखते हैं कि नीचे की तरफ सफ़ेद रंग की लेयर जमी हुई है। ये देखिए, हिलाने पर आपको इसमें ये गंदगी दिखाई दे रही है। ये उबले हुए पानी का ही हिस्सा है, जिसके कारण इसमें ये जो गंदगी है ये जल के नीचे की ओर बैठ गई है और शुद्ध जल हमें ऊपर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जल है वो पारदर्शी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। मटकों के द्वारा जल को शुद्ध करना। 4 मटके ले लिए जाते हैं और उनको एक स्टैंड पर लगाया जाता है। इन मटकों को एक मटके में कोयला, दूसरे में कंकड़ और बालू, इस तरह से इनको ऊपर नीचे लगाया जाता है। सबसे ऊपर कोयला, इसके बाद इसमें बालू और नीचे शुद्ध जल प्राप्त होता है। जब ये वर्षा का जल, ये देखिए इसमें नीचे छेद हुआ है और इसमें कोयले का टुकड़ा डला हुआ है। जब हम इसमें जल डालेंगे ये इससे पास होके दूसरे मटके में आया
और दूसरे मटके से पास होकर ये बूंद बूंद करके तीसरे मटके में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। पुराने समय में इसी प्रकार से जल का शुद्धिकरण किया जाता था। आज के समय में तो सबके पास आरओ होता है, बिजली से सब काम हो जाते हैं, तो ये सब कुछ बहुत आसान है। लेकिन पहले समय में ऐसे नहीं था, तो इस प्रकार से मटकों के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता था। मटके के अलावा उबालकर उसके बाद लाल दवा को पानी में डालकर, जैसे मैंने बताया कि कुओं के अंदर पोटेशियम परमानेंट डाला जाता था, चूनों के द्वारा भी पानी को शुद्ध किया जाता है। चूने को कुएं में डाल दें या जो पानी हमने स्टोर किया है उस स्टोर किए हुए पानी में चूने को मिला दें, तो इस प्रकार से हम जल का शुद्धिकरण करते हैं। ये घरेलू विधियां हैं जिनके द्वारा हम जल को शुद्ध करते हैं। अगर हम जल को शुद्ध नहीं करते तो उससे क्या हानियां होती हैं? अगर हम जल को शुद्ध नहीं करेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे आहार को पचाने का कार्य करता है, वो तंत्र जो है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया जल की कमी के कारण निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जल की अशुद्धि के कारण हमें हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड। टाइफाइड जल के द्वारा फैलने वाला सबसे भयानक रोग है। ये अशुद्ध जल के उपयोग के कारण ही होता है। तो आज हमने जल के स्रोतों के बारे में जाना, उनके उपयोगों के बारे में जाना, उसकी कमी से होने वाले कारणों के क्या दुष्परिणाम होते हैं इसके बारे में जाना, और किस तरह से हम इस जल को बचाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ी इसका अच्छे से उपयोग कर सके। धन्यवाद।